पिछली क्लास में हमने प्रोटीन के बारे में कुछ चीज़ें जानी कि प्रोटीन जो है एक्चुअल में उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन सी है, अमीनो एसिड्स उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स है। फिर हमने अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि अमीनो एसिड जो है उनकी कौन कौन सी क्लासेज हो सकती है। देन हमने बात की कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड जो है कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं। प्रोटीन की क्लासेज पढ़ी कि कुछ प्रोटीन जो है जिन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन, कुछ को हम पार्शियली कंप्लीट और कुछ जो है उन्हें हमें इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस भी जो है आपका प्रोटीन कई टाइप का हो सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कि प्रोटीन बना हुआ कैसे है, उस बेसिस पे भी प्रोटीन को जो है हम मेजरली 3 क्लासों में क्लासीफाई करते हैं। वन इज द सिंपल प्रोटीन, यदि प्रोटीन जो है वो ओनली आपके अमाइनो एसिड से मिलकर बना है तो वो सिंपल है। प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन सबस्टेंस जुड़ गया है तो वो कंपाउंड है, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है तो उसे हम बोलते हैं इट इज द डेराइव्ड प्रोटीन। अब हम डील करने वाले हैं कि सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन के जो है वो कौन कौन से सोर्सेज है। हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो मेजरली जो प्रोटीन है हमें ये 2 सोर्स से मिलता है। कुछ जो है इसके सोर्स वेजिटेटिव सोर्स होते हैं, कुछ जो सोर्स होते हैं इसके नॉन वेजिटेटिव सोर्स होते हैं। तो यदि हम कंपैरेटिवली स्टडी करें कि कौन से वेजिटेटिव सोर्स है और कौन से जो है इसके नॉन वेजिटेटिव सोर्स है, तो यदि हम यहाँ पर देखें, पहले हम बात करें यदि वेजिटेटिव सोर्स कि जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो हमारे पास एक ही उत्तर होता है, इट्स सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन जो है इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेज डाइट। इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेज डाइट। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि वेज डाइट में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, कि सोयाबीन में। फिर भी सोयाबीन को हम इतना ज्यादा जिक्र नहीं करते, दालों का नाम बार बार लेते हैं कि दालों में प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन है। तो दालों के लिए एक धारणा बन गई, एक शब्द बन गया कि ये गरीब लोगों का मीट है। तो पल्सेज जो है, दालें जो है, उनको हम बोलते हैं पुअर मैन्स मीट। तो दालें जो है ये पल्सेज जो है इन्हें हम बोलते हैं पुअर मैन्स मीट, बिकॉज ये इजीली अवेलेबल होते हैं, और इसकी वजह से जो है इन्हें हमने पल्सेज को जो है हमने क्या बोल दिया, पुअर मैन्स मीट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वेजिटेटिव डाइट में उनमें प्रोटीन होता है, बट हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें रिचेस्ट सोर्स का पता होना चाहिए। तो रिचेस्ट सोर्स इन वेजिटेटिव डाइट इज द सोयाबीन, और पल्सेज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द पुअर मैन्स मीट। ये तो बात हो गई आपकी वेज डाइट की। यदि हम बात करें नॉन वेज डाइट की, कि जो डाइट है हमारी वो यदि नॉन वेज सोर्स है, नॉन वेजिटेटिव डाइट है, तो इस कंडीशन में आप बताइए, सोचिए कौन होगा रिचेस्ट सोर्स, मीट, एग, फिश। तो यहां पर जो रिचेस्ट सोर्स होता है दिस वन इज द एग। एग जो होते हैं वो इसके रिचेस्ट सोर्स होते हैं, और एग को हम बोलते हैं रेफरेंस प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस प्रोटीन। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द रेफरेंस प्रोटीन, या रेफरेंस प्रोटीन एग को क्यों बोला। रेफरेंस प्रोटीन का मतलब होता है कि यदि हम 100 ग्राम सोयाबीन खाएं और 100 ही ग्राम जो है हम यदि एग खाएं, तो हमारी बॉडी उनमें से किस प्रोटीन को ज्यादा यूटिलाइज करेगी। मींस अमाउंट तो हम दोनों ले रहे हैं कि 100 ग्राम जो है वो हम एग ले रहे हैं और 100 ग्राम ही हम जो है वो सोयाबीन ले रहे हैं। तो हमारी बॉडी इन दोनों 100 ग्राम में से किससे ज्यादा यूटिलाइज करेगी। इन 100 में से फॉर एग्जांपल बॉडी जो है वो एग में तो 100 ग्राम का 100 ग्राम ही यूटिलाइज कर लेती है, जबकि इन द केस ऑफ सोयाबीन ये जो है फॉर एग्जांपल 85 ग्राम जो है वो यूटिलाइज करती है। तो कितना यूटिलाइज किया, कितना बॉडी ने पिकअप किया, उसे हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, या फिर उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। बायोलॉजिकल वैल्यू, इट इज द बायोलॉजिकल वैल्यू, बीवी, इट इज द बायोलॉजिकल वैल्यू। तो बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है, बायोलॉजिकल वैल्यू वो है कि आपने कुछ भी खाया है उसका कितना अमाउंट हमारे सर्कुलेशन के अंदर आ चुका है, कितना अमाउंट जो है वो बॉडी ने पिकअप किया है। तो एग हम यदि 100 ग्राम खाते हैं तो एग का बायोलॉजिकल वैल्यू होती है 100%। 100% का मतलब है आपने 1 ग्राम भी एग खाया है तो भी बॉडी उसे पिकअप करेगी, जबकि इन द केस ऑफ सोयाबीन, मिल्क, मीट, इस केस में जो है ये 100% नहीं होता। तो एग बहुत ही अच्छा है कि आपने जितना ग्राम लिया है उतने ग्राम ही आपकी बॉडी ने यूटिलाइज कर दिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेफरेंस प्रोटीन, कि ये एक अच्छा प्रोटीन है, इसके जैसे बनिए। तो एग जो है वो रेफरेंस प्रोटीन क्यों है,
बिकॉज उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो है, बीवी इंडेक्स जो है वो 100% है। मीन्स आप 5 ग्राम भी एग खाएंगे तो 5 ग्राम ही आपकी बॉडी जो है उसे यूटिलाइज कर लेगी। तो सोर्सेज के बारे में आपको इन चीज़ों में श्योर होना है। इन द केस ऑफ richest source in veg diet, soybean is the richest source. Which one is known as the poor man's pulses, poor man's meat, it is the pulses, ठीक है। एंड देन हम बात करें richest source in the non veg diet, it is the egg. एंड देन हम बात करें which protein is also known as the reference protein, तो reference protein हम बोलते हैं egg को। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि egg को ऐसा क्या egg के अंदर है कि उसको reference protein बोला, बिकॉज egg की बायोलॉजिकल वैल्यू, जो एग हम ले रहे हैं वो 100% बॉडी के द्वारा पिकअप किया जा रहा है। बॉडी जो है, हम फॉर एग्जांपल आपने जो है सोयाबीन लिया तो ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गया, यहाँ से जो है ये जो है ब्लड के द्वारा पिकअप किया जाता है। तो इन द केस ऑफ एग प्रोटीन ये 100% पिकअप कर लिया जाता है। इन द केस ऑफ अदर प्रोटीन तो ये 85, 75 ऐसे पिकअप किया जाता है। तो यदि 100% पिकअप हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि दिस इज द 100% बायोलॉजिकल वैल्यू है इसकी, और ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, इसे हम बोलते हैं इट इज द रेफरेंस प्रोटीन। तो ये बात हो गई इनके सोर्सेज के बारे में। देन हम बात करें इनका आरडीए, इट इज क्या इनका रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो प्रोटीन का कितना होना चाहिए। नॉर्मली यदि हम ब्रॉड बड़े एक लेवल पर बात करें तो नॉर्मल अडल्ट मेल और फीमेल के लिए इसकी नीड होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। बट फर्दर बात है कि क्या ऐसा फीमेल और मेल में दोनों में इक्वल चाहिए। यदि ब्रॉड तरीके से पूछे तो हाँ, ये इन दोनों में 1 ग्राम पर केजी पर डे चाहिए। और यदि हमें पूछे कि अडल्ट मेल और फीमेल में यदि आपसे अलग से पूछा जाए कि कितना चाहिए, तो अडल्ट इन द केस ऑफ फीमेल ये चाहिए 45 ग्राम पर डे। इन द केस ऑफ अडल्ट मेल ये चाहिए हमें 55 ग्राम पर डे। तो यदि सिंपली आपसे ऑप्शंस में इस प्रकार से पूछा जाए कितने ग्राम पर डे, तो 1 ग्राम पर केजी पर डे, और आपसे पूछा जाए कि अडल्ट मेल में कितना चाहिए, अडल्ट फीमेल में कितना चाहिए, तो फर्दर जो है इसका आंसर जो है वो अलग जाएगा कि अडल्ट फीमेल के केस में कितना चाहिए 45 ग्राम पर डे, अडल्ट मेल के केस में कितना चाहिए 55 ग्राम पर डे। प्लस 2 स्पेसिफिक कंडीशन होती है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी और इन द केस ऑफ लैक्टेशन, यहां आपको ध्यान में रखना है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो है वो फीमेल की स्पेशल कंडीशन है। इस केस में जो है एडिशनल प्रोटीन की नीड होती है, बिकॉज यदि मिल्क बनाना है तो भी प्रोटीन चाहिए, और यदि फीटस का निर्माण करना है प्रेगनेंसी के टाइप में तो भी प्रोटीन चाहिए। तो यहां पर नीड होती है, इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी नीड होती है प्लस 15 ग्राम, एडिशनल 15 ग्राम। इन द केस ऑफ लैक्टेशन प्लस 25 ग्राम। कितनी नीड होती है? प्लस 25 ग्राम। तो ये आरडीए इसका, ये आपको जो है फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इन द केस ऑफ ग्राम पर केजी पर डे, 1 ग्राम पर केजी पर डे। आपसे पूछा जाए अडल्ट फीमेल के अंदर, तो अडल्ट फीमेल के अंदर जो है वो कितना चाहिए आपको 45 ग्राम पर डे, और अडल्ट मेल के अंदर इन द केस ऑफ अडल्ट मेल हमें कितना चाहिए 55 ग्राम पर डे। फिर आपसे पूछा जा सकता है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी प्लस 15। प्लस 15 का मतलब है आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अडल्ट फीमेल है, वो अभी प्रेग्नेंट है, तो उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो आपसे ऑप्शन में ये भी हो सकता है एडिशनल, ऐसे पूछ सकते हैं एडिशनल 15 ग्राम, या फिर आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली 45 को ऐड करके कि 60 ग्राम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यदि एडिशनल आए तो भी सही है, और यदि इसको ऐड करके, अडल्ट का हमने बात की कि अडल्ट को 45 ग्राम तो वैसा ही चाहिए, और इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी यदि प्रेगनेंसी है तो प्लस 15 और करेंगे, तो 45 में यदि हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 ग्राम पर डे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं, और आप दोनों तरीके से जो है इजीली आप इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी आरडीए की। देन हम बात करें इसके फंक्शंस की कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। प्रोटीन जो है वो अलग अलग तरीके के बहुत सारे फंक्शंस जो है वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। पहले हम बात करें, जैसे कि अभी हमने लास्ट सोर्सेज में देखा है कि इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, फीटस और मिल्क का निर्माण जो है वो कौन करता है? हमारा प्रोटीन। तो पहले हम बात करें
तो फीटस एंड मिल्क फॉर्मेशन, फीटस और मिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है? प्रोटीन। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग का काम कौन करता है? आपका प्रोटीन, फंक्शन ऑफ द बॉडी बिल्डिंग। इसके अलावा आपने सुना होगा हमारी बॉडी के अंदर जो है, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहे, उसके लिए एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है ब्लड प्रोटीन के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपका प्रोटीन के द्वारा। तो मेंटेनेंस ऑफ द ऑनकोटिक प्रेशर। इसके अलावा जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज होती है, जितनी भी हमारी एंटीबॉडीज होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? प्रोटीन के द्वारा। एंटीबॉडीज। इसके अलावा हमारे काफी सारे एंजाइम्स, काफी सारे हार्मोन्स, ये किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। तो प्रोटीन के बहुत सारे काम है कि हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन्स है, जितनी भी हमारी इम्यूनोग्लोबिन्स है, ये किसके द्वारा बनी होती है? प्रोटीन के द्वारा। तो प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं कि हमारा एक तो प्रेशर मेंटेन रखना, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स या हमारी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हेयर है, तो हेयर भी किससे बने होते हैं? केराटिन, प्रोटीन से। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो कि हमारी प्रोटीन जो है वो परफॉर्म करती है। बॉडी बनाने का काम करती है, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है, और 7 से 15% एनर्जी भी बॉडी को कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटीन। 7 से 15% एनर्जी भी कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटीन। तो ये बहुत सारे काम हैं जो कि मेजरली प्रोटीन के द्वारा जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये तो हो गए इनकी फंक्शंस की बात। देन हम बात करें इसका डाइजेशन, कि इसका डाइजेशन जो है वो मेजरली कहाँ स्टार्ट होता है। हम बात करें इसके डाइजेशन की, डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। माउथ से जैसे ही प्रोटीन अंदर गया, ये आपका स्टमक हो गया। देन यहाँ पर इस माउथ में इसका किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं पाया जाता। जैसे माउथ से हम नीचे आते हैं स्टमक के अंदर, कहाँ आते हैं हम? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का सिक्रीशन करती है। यहाँ पर मेजरली 2 सेल्स होती है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में समझे तो वन इज द CPR एंड वन इज द PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये एक ट्रिक है जिससे कि हम याद रख सकते हैं कि स्टमक में कौन सी सेल है और क्या सेक्रेट करती है। सी से आपको समझना है चीफ सेल्स। पहली सेल कौन सी है? चीफ सेल्स। पहली सेल्स कौन सी है आपकी? चीफ सेल्स। और चीफ सेल्स जो है वो 2 चीज़ों का सिक्रीशन करती है, वन इज द रेनिन एंड वन इज द पेप्सिन। किसका सिक्रीशन करती है? पेप्सिन। और दूसरा सिक्रीशन करती है रेनिन। यहाँ पर पी पे है हमारी एक पैराइटल सेल, एक सेल प्रेजेंट होती है पैराइटल सेल। और ये जो पैराइटल सेल है ये एक तो सिक्रेट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर का। किसका सिक्रेशन करती है? इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। और दूसरा सिक्रेशन करती है HCl का। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि स्टमक के अंदर 2 टाइप की सेल्स है, वन इज द चीफ सेल्स, वन इज द पैराइटल सेल। ये सिक्रेटरी सेल्स है। चीफ सेल्स जो है वो पेप्सिन और रेनिन का सिक्रेशन करती है, जबकि आपकी पैराइटल सेल जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये विटामिन B12 जो है आपका साइनोकोबालामाइन, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपकी बॉडी को जो है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना है। विटामिन B12 के बारे में 2-3 बातें कि इसके अंदर कोबाल्ट एटम पाया जाता है, यह बॉडी के द्वारा खुद भी बनाया जाता है, यह प्योर वेजिटेटिव डाइट में अब्सेंट होता है, और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी एक फैक्टर की नीड होती है, दिस वन इज द इंट्रिंसिक फैक्टर। और हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन की या प्रोटीन के डाइजेशन की। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक में, और फिर क्वेश्चन बनता है कि स्टमक में कौन करता है? तो स्टमक में करता है पेप्सिन। पेप्सिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इट इज ए प्रोटियोलाइटिक, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। इट इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे बनता है कि पेप्सिन को सिक्रीट कौन करता है? तो चीफ सेल्स। और फर्दर यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, फिर नीचे जाता है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पेनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो इस पे ट्रिप्सिन वगैरह, काइमोट्रिप्सिन वगैरह वर्क करते हैं और इसे जो है अमाइनो एसिड में तोड़ते हैं। तो हमने 3 फूड ग्रुप पढ़े हैं और उनमें तीनों के डाइजेशन के स्टार्ट अलग अलग जगह होते हैं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में विद द हेल्प ऑफ टाइलिन, या जैसे हम बोलते हैं
सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सेकंड, हम यदि फैट की बात करें तो फैट का स्लाइट ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है स्टमक में विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि बहुत वीक गैस्ट्रिक लाइपेज है। बट एक्चुअल डाइजेशन की बात करें तो वो हमेशा इमल्सिफिकेशन के बाद में होता है। इमल्सिफिकेशन जो है वो फैट को वाटर सोल्यूबल बनाना होता है और वो जो है बाइल के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में किया जाता है और उसके बाद ही एक्चुअल डाइजेशन होता है। इन द केस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टमक में शुरू होता है। चीफ सेल के द्वारा सिक्रीट किया गया पेप्सिन, जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, वो इस पर वर्क करता है और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करता है और फिर नीचे जब इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब उसके ऊपर ट्रिप्सिन वर्क करेगा और इसे जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो तीनों के लिए जो है ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। ये तो इनके फंक्शंस हो गए। और जब इसका डाइजेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट के रूप में, पहले तो जब टूटेगा तो नाइट्रोजनस, हम बात करते हैं कि किसी की यदि लीवर खराब है, किडनी खराब है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें जो है प्रोटीन कम करना है। तो ये जब टूटता है अमाइनो एसिड तो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस बनते हैं और एक तो बनता है हमारा अमोनिया। पहले क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया आगे जाकर किस में कन्वर्ट होता है? एक तो कन्वर्ट होता है आपका यूरिया में, एक कन्वर्ट होता है यूरिया में और एक कन्वर्ट होता है आपका वाटर में। और ये जो है यूरिन के थ्रू जो है पास आउट हो जाता है। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो जब प्रोटीन जो है टूटेगा तो अमोनिया, अमोनिया फिर यूरिक एसिड, यूरिक एसिड अमोनिया फिर यूरिया और वाटर में कन्वर्ट होता है और देन यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका डाइजेशन। देन हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है इसकी डेफिशिएंसी कई बार कैलोरी के साथ साथ में होती है, एनर्जी के साथ में होती है और कई बार अकेला प्रोटीन भी कम हो सकता है। इसको कंबाइंडली हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसकी कमी को हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं हम इसे? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं PEM। और एनर्जी को ही हम एक और क्या बोलते हैं? कैलोरी। इट इज द कैलोरी। तो इसे हम जो है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन या PCM भी बोलते हैं। ये दोनों चीजें एक ही है किसी पर्सन के, जैसा कि इसके नाम से पता चला है, इट इज द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन का मतलब है इम्बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट जो है वो इम्बैलेंस मात्रा में हम ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज द अंडर न्यूट्रिशन स्टेटस। मीन्स हम जो है प्रॉपर अमाउंट में या तो प्रोटीन नहीं ले रहे हैं या फिर यदि कैलोरी, एनर्जी या कैलोरी के लिए हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट, या हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या फिर हम उसे बोलते हैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ये जो है मेजरली 5 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है। तो अफेक्टेड एज ग्रुप जो है, मेजरली जो इसका अफेक्टेड एज ग्रुप है ये 0 to 5 ईयर की एज तक के बच्चों में देखने को मिलता है। इन बच्चों में क्या होता है कि जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं उस गति से जो है इनमें वेट गेन नहीं होता जिस गति से होना चाहिए। तो ऐसा देखा जाता है कि इनका वेट जो है, इनकी उम्र तो बढ़ जाती है बट उम्र की तुलना में वेट कम रह जाता है और उससे हम बोलते हैं अंडर वेट फॉर द एज। उसे हम क्या बोलते हैं? अंडर वेट फॉर द एज, अंडर वेट फॉर द एज। और हम किसी को भी, हमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को डायग्नोस करना है तो इट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट साइन कि हमें इंडिकेट करेगा कि हाँ ये बच्चा जो है ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की ओर जा रहा है। तो अंडर वेट द फॉर एज इज द फर्स्ट इंडिकेटर। क्या है ये? फर्स्ट इंडिकेटर, फर्स्ट इंडिकेटर। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो मेजरली किन बच्चों में पाया जाता है? तो 0 से 5 साल के बच्चों में, या हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इन द प्री स्कूलर चाइल्ड। किसमें प्रेजेंट होता है? मेजरली प्री स्कूल एज ग्रुप। तो अफेक्टेड एज ग्रुप कौन सा है आपका? प्री स्कूलर चिल्ड्रंस। तो ये चीजें जो है, कॉमन चीजें जो है वो आपको याद में रखनी। फिर इसके कुछ टाइप्स होते हैं कि स्पेसिफिक डेफिशिएंसी के बेसिस पे इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के
कौन कौन से टाइप है। ये जो हमारा पीईएम है, ये फर्दर इसका एक टाइप होता है मरासमस। मरासमस एक टाइप होता है इसका क्वासी और कॉर, और एक होता है इसका मिक्स टाइप। थर्ड टाइप होता है मिक्स टाइप। अब आपको समझना है सिंपली मरासमस, नाम से पता चला है मरासमस, मर या वीक। यदि बच्चा जो है बहुत वीक है या बच्चे के अंदर एनर्जी की कमी है, बिल्कुल बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी किसकी है, कार्बोहाइड्रेट की, तो बच्चा जो है एकदम आपको वीक देखने को मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट की कमी डाइट में होना एक लंबे समय तक क्या कहलाता है, ये किसको लीड करता है, मरासमस को। यदि बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी है, किसकी कमी है, प्रोटीन की कमी है, यदि बच्चे के अंदर प्रोटीन की कमी है तो वो किसको लीड करता है, क्वासिओरकोर को। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें दोनों चीजों की कमी है, किसकी कमी है, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है और यदि प्रोटीन की भी कमी है, तो इसमें मिक्स टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिससे मिक्स्ड टाइप, या फिर इसे हम बोल सकते हैं मरासमिक क्वासिओरकोर, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, मरासमिक क्वासी और कोर। तो कई बार पूछा जाता है कि मरासमिक क्वासी और कोर क्या है। तो यदि एक बच्चा जो है उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है और प्रोटीन भी नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से जो डिजीज अराइज होती है, इट इज द मरासमिक क्वासी और कोर। यदि बच्चे को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में कम मिल रहा है तो मरासमस, यदि बच्चे को प्रोटीन कम मिल रहा है तो क्वासी और कोर। ये तो हो गई इनकी जनरल की किसकी कमी से क्या होता है। अब हम जो है डिफ्रेंशिएटेड दोनों को जो है विभाजित करते हुए जो है स्टडी करेंगे कि मरासमस में कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं और क्वासी और कोर में कौन कौन से साइन हमें देखने को मिलते हैं। हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ लेते हैं मरासमस और ये है हमारा क्वासी और कोर, और ये है हमारे साइन कि कौन कौन से साइन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। पहला तो साइन ये, पहली तो हम स्टडी ये कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है एक्चुअल में जो है डेफिशिएंसी किसकी है, इसके अंदर जो है एक्चुअल में जो है डेफिशिएंसी किसकी है। पहला यदि हम यहाँ पॉइंट डील करें कि इसकी जो है एक्चुअल में डेफिशिएंसी किसकी है, तो अभी हमने पढ़ा है कि मरासमस के केस में डेफिशिएंसी किसकी है, ओनली कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट को मैं CHO से लिख रहा हूँ। एंड देन हम बात करें क्वासी और कोर में डेफिशिएंसी किसकी है, तो इसमें डेफिशिएंसी है प्रोटीन की। किसकी डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की। तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये डिजीज होती किसकी वजह से है और दूसरी डिजीज जो है वो किसकी वजह से होती है। सेकंड पॉइंट अपन बात करें प्रेजेंस ऑफ एडिमा। प्रेजेंस ऑफ एडिमा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डील कर रहे हैं। एडिमा क्यों होगा या किस कंडीशन में होगा, इसके लिए हमें सोचना है। हमारी बॉडी जो है एक सीक्वेंस में फूड आइटम जो है उनको यूटिलाइज करती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होगा, देन फैट यूटिलाइज होगा एंड देन उसके बाद प्रोटीन यूटिलाइज होगा। और जब प्रोटीन यूटिलाइज होगा, बॉडी के अंदर प्रोटीन का अमाउंट कम होगा तो एल्ब्यूमिन कम होगा, बाकी प्रोटीन्स कम होंगे और इन प्रोटीन की वजह से जो है ऑनकोटिक प्रेशर गिर जाएगा। और जब ऑनकोटिक प्रेशर गिर जाएगा तो इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड है, जो अपनी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड चल रहा था, जो फ्लूइड चल रहा था, वो बॉडी जो उससे अपनी वेसल से जो है वो बाहर निकल आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ने लगेगा और हमें एडिमा देखने को मिलता है। और एडिमा जो है वो प्रोटीन की कमी से देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से एडिमा नहीं देखने को मिलता। तो इन द केस ऑफ मरासमस एडिमा इज absent, एडिमा इज absent। इन द केस ऑफ क्वासी और कोर एडिमा इज present, एडिमा इज प्रेजेंट। और एडिमा जो होता है क्वासी और कोर केस में वो मेजरली सेंट्रली डिपॉजिट होता है। फेस जो है वहाँ एडिमा होगा, पेट जो है वो आगे आया हुआ देखने को मिलेगा, तो उसे हम बोलते हैं पॉट बेली। हम क्या बोलते हैं इसे, पॉट बेली। घड़े जैसा पेट जो है वो एब्डोमेन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, इट इज द पॉट बेली। चेहरे के ऊपर जो है आपको पफीनेस देखने को मिलेगी, एकदम चेहरा फूला हुआ देखने को मिलेगा, तो हमें लगेगा कि इट्स लाइक लुक लाइक मून। हमें कैसा देखने को मिलेगा, मून लाइक फेस। कैसा देखने को मिलेगा, मून लाइक फेस। तो ये आ गया आपके फेशियल चेंजेस में। फेस चेंजेस में क्या हो देखने को मिलेगा आपको, मून लाइक फेस।
देन हम बात करें नेक्स्ट की किस में मसल वॉस्टिंग देखने को मिलेगी। मसल वॉस्टिंग, मसल वॉस्टिंग जो है वो किस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगी। मसल कब टूटती है, जब हमारे पास एनर्जी का कोई सोर्स ना बचे। इन द केस ऑफ क्वासिओरकोर, हमारे पास सिर्फ हम सेलेक्टिवली प्रोटीन नहीं ले रहे, बट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास फैट है। तो जब तक हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट में कि इट वर्क एज ए प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, मीन्स जब तक कार्बोहाइड्रेट आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तब तक जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड प्रोटीन है वो नहीं टूटेगा। और मसल वॉस्टिंग का क्या मतलब है, प्रोटीन का टूटना, मसल्स का टूटना। तो इन द केस ऑफ क्वासिओरकोर हमें मसल वॉस्टिंग देखने को नहीं मिलती, क्वासिओरकोर के केस में मसल वॉस्टिंग देखने को नहीं मिलती। बट इन द केस ऑफ मरासमस हम कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहे हैं और हम प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं, तो हमारे पास सोर्स कम बचे हैं। एक तो फैट यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी और फैट की वजह से जो है आपको जो है प्रोटीन भी यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी और आपको जो है बच्चा जो है वो बहुत वीक सा देखने को मिलेगा, एकदम वीक सा बच्चा देखने को मिलेगा। और हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में जो है मसल वॉस्टिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। और जब मसल वॉस्टिंग प्रेजेंट होगी तो बच्चा एकदम थका हुआ सा देखने को मिलेगा, उसके गाल जो है वो अंदर पिचक से जाएंगे, तो आपको लगेगा इट्स लुक लाइक मंकी। तो इस कंडीशन में फेस आपको कैसा देखने को मिलेगा, इट्स लुक लाइक मंकी। कैसा देखने को मिलेगा, मंकी। तो मंकी लाइक फेस आपको किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है आपको मरासमस में। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने 4 चीजें देखी है। मसल वॉस्टिंग कब होती है, जब आपके पास ऑप्शन नहीं है और कैलोरी का, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है आपके पास, फैट भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोटीन भी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो मसल वॉस्टिंग देखने को मिलेगी, अनदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। देन हम बात करें नेक्स्ट कि एपेटाइट के बारे में। भूख जो है वो किस में ज्यादा लगेगी या किस में पुअर होगी और किस में नॉर्मल होगी। एक पर्सन है जो कि आमरन अनशन पे कुछ भी नहीं खा रहा है, और एक पर्सन है जो खा तो दबा के रहा है, फुल ले रहा है, बट ओनली वो बोला है कि मुझे प्रोटीन नहीं चाहिए, मैं दाल नहीं लूंगा, मैं अंडे नहीं लूंगा, बट मैं चपाती 2 की जगह 4 खा जाऊंगा। तो क्या उसमें भूख ज्यादा होगी? नहीं होगी, उसमें नॉर्मल भूख होगी। तो इन द केस ऑफ क्वासिओरकोर आपकी एपेटाइट कैसी होगी, नॉर्मल होगी, बिकॉज आप जो है बाकी सभी चीजें खा रहे हैं। इन द केस ऑफ मरासमस आप बिल्कुल भूख हड़ताल वाली कंडीशन में, अन्ना हजारे बने हुए, अब आप कुछ भी नहीं खा रहे कि मुझे खाना ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको भूख भी ज्यादा लगी हुई होगी। तो इन द केस ऑफ मरासमस एपेटाइट जो है वो आपकी कैसी होगी, गुड होगी। पूछा गया था क्वेश्चन में कि पीईएम की किस फॉर्म के अंदर एपेटाइट गुड पाई जाती है। गुड का मतलब है भूख ज्यादा लगना, और भूख ज्यादा तभी लगेगी जब आपने कुछ खाया हुआ नहीं है। यदि आप प्रॉपरली खा रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उस केस में भूख नॉर्मल लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी। देन एक आता है कि मेंटल चेंजेस। नेक्स्ट आता है मेंटल चेंजेस। मेंटल चेंजेस इन द केस ऑफ मरासमस हम जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो नहीं ले रहे हैं, तो अब टूटना शुरू हो जाता है आपके अंदर फैट, और जैसे जैसे फैट टूटेगा, फैट के टूटने से बनते हैं कीटोन्स। कीटोन्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर कीटो एसिडोसिस हो जाता है। कीटोन जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और वो जब बनते हैं तो कीटो एसिडोसिस हो जाता है, और वो कीटो एसिडोसिस जो है वो आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। तो मेंटल चेंजेस जो है वो इन द केस ऑफ मरासमस हमें जो है प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, जबकि इन द केस ऑफ क्वासिओरकोर ये जो है एब्सेंट देखने को मिलता है सिंपली। देन हम बात करें नेक्स्ट हेयर चेंजेस। हेयर चेंजेस, हमारे हेयर जो है उनका कलर जो है वो भी कुछ प्रोटीन के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि हम प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जो कि झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जिनके बाल जो है बिल्कुल सुर्ख से देखने को मिलते हैं, छोटी उम्र में उनके बाल वाइट हो जाते हैं या बिल्कुल खड़े से रहते हैं, तो प्रोटीन की कमी की वजह से क्वासिओरकोर वाले मरीजों में क्या देखने को मिलता है कि बालों के बीच से जो है एक हाइपोपिगमेंटेड लाइन जाती है। मीन्स यहाँ भी ब्लैक कलर के हेयर्स है, इधर भी ब्लैक कलर के हेयर्स है, बीच के अंदर से जो है आपको एक जो है हाइपो कम कलर की लाइन जाती हुई देखने को मिलेगी, और आपको लगेगा कि इसके बाल जो है वो तिरंगे जैसे दिख रहे हैं, 3 कलर वाले दिख रहे हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैग साइन। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैग साइन। क्या बोलते हैं हम इसे, फ्लैग साइन। तो आपसे पूछा जा सकता है फ्लैग साइन किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो क्वासिओरकोर में। और इन द केस ऑफ मरासमस नो हेयर चेंजेस, किसी भी प्रकार के हेयर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते।
ठीक है यहाँ तक। देन हम बात करें नेक्स्ट स्किन चेंजेस। क्या बात करें हम? स्किन चेंजेस। जो स्किन है, स्किन चेंजेस में भी क्या देखने को मिलता है? इन द केस ऑफ क्वासिओरकोर, स्किन के ऊपर इरप्शन आने शुरू हो जाते हैं और उसे हम बोलते हैं, नॉर्मली ये क्वासिओरकोर की कंडीशन में आते हैं और उसे हम बोलते हैं फ्लैंकी पैंट डर्मेटोसिस। मेजरली ये जो है थाइज से नीचे की जो स्किन है वहां पर जो है खुरदरी स्किन आनी शुरू हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्लैंकी पेंट, जैसे कि उसको ब्रश से पेंट कर दिया गया है, डर्मेटोसिस। क्या देखने को मिलता है? फ्लैंकी पेंट डर्मेटोसिस। जबकि इन द केस ऑफ मरासमस नो चेंजेस इन द स्किन, स्किन पर जो है किसी भी प्रकार के चेंजेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते। तो मेजरली मोटे तौर पे ये जो सिम्टम्स है ये क्वासिओरकोर और मरासमस को एक दूसरे से अलग करते हैं। वापस से आप समझिए, क्वासिओरकोर के केस में प्रोटीन कम है तो एडिमा होगा तो फेस फूला हुआ देखने को मिलेगा, तो हमें जो है मून लाइक फेस देखने को मिलेगा। हेयर्स के अंदर जो है एक हाइपोपिगमेंटेड लाइन जाएगी जिसे हम बोलते हैं फ्लैग साइन। स्किन जो है वो खुरदरी सी होगी जैसे हम बोलते हैं फ्लैंकी पैंट डर्मेटोसिस। इन द केस ऑफ मरासमस बच्चा आपको मरा हुआ सा देखने को मिलेगा, मंकी लाइक फेस, मसल वॉस्टिंग सीवियर होगी, भूख ज़्यादा लगेगी और हेयर और स्किन चेंजेस यहाँ देखने को नहीं मिलते हमें। मेंटल चेंजेस इसलिए देखने को मिलते हैं बिकॉज कीटोन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जमा होने शुरू हो गए। कीटो एसिडोसिस की वजह से जो है आपकी बॉडी जो है वो ब्रेन को भी इरिटेट करना शुरू कर देती है। देन आता है कि हाउ टू प्रिवेंट इट और हाउ टू ट्रीट इट। तो सिंपल सा है, यदि प्रोटीन नहीं है तो सप्लीमेंट द प्रोटीन। इस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सप्लीमेंट द प्रोटीन। और इस केस में क्या करेंगे? सप्लीमेंट द प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल सा ये मैनेजमेंट है जो कि हम करेंगे। फिर फर्दर एक क्लासिफिकेशन आया था कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में बच्चे का वेट जो है वो नॉर्मल से कितने प्रतिशत कम हो तब उस बच्चे को किस कैटेगरी में रखेंगे, और इस क्लासिफिकेशन को हमने बोला है गोमेज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एक क्लासिफिकेशन आया था जिसका नाम है गोमेज क्लासिफिकेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि व्हाट इज द गोमेज क्लासिफिकेशन, कि गोमेज क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है और किसके लिए यूज करते हैं। तो वी यूज इट फॉर द डिफरेंशिएटेड द पेशेंट ऑफ द पीईएम, की प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बच्चों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो किस कैटेगरी में, तो उसके लिए जो है हम क्या यूज करते हैं? गोमेज क्लासिफिकेशन। इसमें सिर्फ हम एक चीज देखते हैं, वेट फॉर द एज। हम किसके लिए देखते हैं? सिर्फ वजन को देखते हैं, वेट फॉर द एज। कई बार पूछा जाता है गोमेज क्लासिफिकेशन में क्या हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, या हाइट फॉर द वेट देखते हैं, या वेट फॉर द एज देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं? वेट फॉर द एज। यदि एक्सपेक्टेड वेट फॉर द एज 90% से ज़्यादा है, मीन्स एक बच्चा जो है वो 3 साल की उम्र पे फॉर एग्जांपल 10 किलो का होना चाहिए था, अब वो यदि 9 किलो से ज़्यादा है तो उसे हम मानते हैं नॉर्मल, इट इज़ द नॉर्मल वेट फॉर द एज। यदि ये जो है 75 से 90 के बीच में है, यदि ये जो है 60 से 74 के बीच में है, और यदि ये जो है लेस देन 60 है, ये सब परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ द वेट फॉर द एज। तो ये अलग अलग कैटेगरी जो है वो हमारे पास निकल के आती है। ये माल न्यूट्रिशन के टाइप है, पीईएम के टाइप है। तो इसे हम बोलते हैं पीईएम सीवियर, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, इसे हम बोलते हैं सेकंड डिग्री, और इसे हम बोलते हैं थर्ड डिग्री, या फिर इसे हम बोलते हैं माइल्ड पीईएम, इसे हम बोलते हैं मॉडरेट पीईएम, और इसे हम बोलते हैं सीवियर पीईएम। पीईएम जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो आप समझिए, 1 साल के बच्चे का वेट 1 साल पर यदि जो एक न्यूबॉर्न का वेट 1 साल पर यदि 10 किलो होना था, और यदि वो जो है 10 किलो होना था, अभी 9 किलो ही हुआ है, 9 किलो से ज़्यादा है तो नॉर्मल है,
7.5 किलो से 9 किलो के बीच का है तो फर्स्ट डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। 6 किलो से 7.5 किलो के बीच का है तो सेकंड डिग्री आपका पीईएम है, और 6 किलो से भी कम है तो ये थर्ड डिग्री या मॉडरेट माइल्ड पीईएम, मॉडरेट और सीवियर। तो इस प्रकार से जो है गोमेज क्लासिफिकेशन को दिया गया था कि सीवियरिटी ऑफ द वेट लॉस के बेसिस पे हम बच्चों को क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं। यदि 90% वेट फॉर द एज यदि 90% से ज़्यादा है तो नॉर्मल है, 75 से 90 के बीच में है तो पीईएम ग्रेड फर्स्ट है, 60 से 74 के बीच में है, 60 to 74 के बीच में है तो ग्रेड सेकंड है, और लेस देन 60 है तो ग्रेड थर्ड है। तो ये चीज़ें जो है आपको प्रोटीन के बारे में ध्यान में रखनी है। अभी की क्लास में हमने प्रोटीन के फर्स्टली स्टार्ट किया था प्रोटीन के सोर्सेज से। तो सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेज डाइट, पल्सेज इज नॉन एज द पुअर मैंस मीट, एग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नॉन वेजिटेटिव डाइट ऑफ प्रोटीन, egg is also known as the reference protein because biological value of egg is 100%। रिक्वायरमेंट की बात करें, आरडीए की बात करें, 1 ग्राम पर केजी पर डे जो है ये नॉर्मल होती है। फॉर ए अडल्ट मेल इट इज अबाउट 55 ग्राम पर डे, फॉर ए अडल्ट फीमेल 45 ग्राम पर डे, इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी +15, इन द केस ऑफ लैक्टेशन +25। देन हम बात करें फंक्शंस की, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, एंटीबॉडी बनाता है, फीटस बनाता है, मिल्क बनाता है, और आपके इसके अलावा ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, एनर्जी देता है बॉडी को, बॉडी की मसल्स को बनाता है। तो ये सभी काम इसके होते हैं। देन हम बात करें कि इनका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो इनका डाइजेशन जो है चीफ सेल्स के द्वारा बना हुआ एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर इसका डाइजेशन स्टार्ट करवाता है। देन हम बात करें इसकी कमी की वजह से क्या होता है, तो कमी की वजह से होता है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, और स्पेसिफिक प्रोटीन की कमी से होता है क्वासिऑर्कोर, और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से होता है आपका मरासमस। अंडरवेट फॉर द एज इज द फर्स्ट साइन या फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पीईएम। एंड देन हम लास्ट बात करें व्हाट इज द गोमेज क्लासिफिकेशन। इट इज बेस्ड ऑन द वेट फॉर द एज, उम्र के अनुसार वेट कितना है। यदि 90% से ज़्यादा है तो नॉर्मल है, यदि ये 75 से 90% है तो फर्स्ट डिग्री पीईएम है, यदि ये 60 से 74% है तो सेकंड डिग्री पीईएम है, और यदि ये जो है लेस देन 60% है तो इसे हम बोलते हैं थर्ड डिग्री पीईएम। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे कोई और टॉपिक।